हेलो। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? यार पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था ये मिंडलवाद के विचलन, है ना, जो मिंडल के नियम को फॉलो नहीं करते थे। और हमने एक चीज और पढ़ा है वहां पे, अपूर्ण प्रभाविता, है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। क्या पढ़ा है हमने? देखा है इन कंप्लीट डोमिनेंस, है ना, अपूर्ण प्रभाविता। मतलब मिंडल ने अपने प्रथम नियम में बोला था, क्या बोला था? एक सेकेंड या इज इट क्लियर, है ना। मिंडल ने अपने प्रथम नियम में बोला था कि यदि एक किसी, है ना, जैसे शुद्ध मतलब जो एक शुद्ध लंबा पौधा जो उन्होंने लिया मिंडल ने, कैपिटल टी, और उसके विपरीत लक्षण शुद्ध बौना पौधा लिया, उसका आपस में क्रॉस कराया, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिला। क्या देखने को मिला? प्रभावी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। अप्रभावी लक्षण होने के साथ भी उसका प्रभाव नहीं रहा, है ना, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। कौन? अप्रभावी लक्षण, है ना। तो मिंडल ने ये वाला प्रयोग कर डाले तो यहां से जो रिजल्ट आया ये आया। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता, जो मिंडल का विचलन था, इसने गलत कर दिया। इसने बोला कि भैया देखो, यदि हम स्वान पुष्प, ना, स्नैपड्रैगन, उस पुष्प का लाल और सफेद होता है ना, कैसा होता है? लाल होता है और सफेद होता है। सफेद और मतलब वहां इसको सफेद, ठीक है, इसको लाल बोलो, है ना, लाल और ये सफेद। तो जब यहां से लाल और सफेद आपस में क्रॉस करता है ना, तो वो बना लेता है गुलाबी, है ना, तीसरा लक्षण निकाल देता है। इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता, है ना। ये पूर्ण रूप से प्रभावी है ही नहीं, ये अपूर्ण प्रभावी है, क्योंकि लाल रंग भी अपने आप को प्रभावी नहीं प्रकट कर पाया, नहीं दिखा पाया कि भैया मैं हूं मैं हूं मैं हूं, नहीं दिखा पाया। और जो सफेद वाला है उसने भी दिखा दिया गया, "अबे, मैं सफेद हूं।" तो लाल और सफेद मिलकर के गुलाबी बना लेता है ना। कलर कॉम्बिनेशन में भी आप जानते हैं। इसी तरह मेंडल का विचलन है सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं सह प्रभाविता, को डोमिनेंस, है ना। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो ये मेंडल के विचलन है ना, जो मेंडल ने नियम दिए थे उनका ये कह सकते हैं अपवाद है। अपवाद नहीं बोल सकते, हाँ अपवाद ही बोल सकते हैं, है ना। क्या है? सह प्रभाविता। जिसको बोलते हैं हम लोग को डोमिनेंस। ठीक है। क्षय प्रभाविता में क्या होता है? मिंडल ने जैसे अप्रभावी वाले में बताया था, है ना, कि पूर्ण रूप से प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है, कोई तीसरा लक्षण आ जाता है, उसको बोला आप जो है अपूर्ण प्रभाविता। तो सह प्रभाविता क्या है? तो सह प्रभाविता ऐसी घटना है, कैसी? तो सह प्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें यफवन पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती होती है। क्या होती है? यफवन पीढ़ी, ठीक है, दोनों जनकों से मिलती जुलती रहती है। ठीक है। सह प्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें यफवन पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती रहती है। कैसे? यानी कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण अपना पूरी तरह से प्रभाव प्रकट करते हैं, है ना। ये होता है सह प्रभाविता, को डोमिनेंस। ठीक है। को डोमिनेंस का उदाहरण जो है, एग्जाम्पल है, वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप में, है ना। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप होता है ना एबीओ प्रकार का। ठीक है, कौन सा? एबीओ प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। और इन ब्लड ग्रुप में हमें पता है कि जो जीन होते हैं वो कैसे होते हैं? 2n यानी कि जोड़े में होते हैं। ठीक है।
यहां पे क्या होता है, यहां पे जो ब्लड ग्रुप का जो जीन होता है वो होता है आई। क्या होता है? आई। ठीक है, आई से इंडिकेट होते सभी ब्लड ग्रुप। तो क्या होता है देखो, यदि ए ब्लड ग्रुप है, हम बोलते हैं आई ए, और आई ए ब्लड ग्रुप है, तो इस ब्लड ग्रुप पे क्या होगा कि एक आरबीसी होगी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, इस आरबीसी के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पर ए ब्लड ग्रुप ऐसे दिख रहा होगा, है ना। ठीक है, जैसे ए है, बी है, ठीक है, जो यहाँ पे ए है और बी है ये विशेष प्रकार की शर्करा बनाती हैं। ठीक है, लेकिन जो आई इंडिकेट करता है वो कोई शर्करा नहीं बनाता है। ठीक है, यदि आई है, कौन सा ब्लड ग्रुप बना लिया? ए। ठीक है, इसको छोटा कर दो, मान समझो ये आरबीसी है। ठीक है, फिर आई बी है, क्या बना लेगी? बी 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 बी। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए बी ओ, है ना, ये तो कंफर्म ही है आपको। एंड इसके बाद क्या होता है, यदि देखना सह प्रभाविता क्या होता है, यहां पर कोडोमिनेंस क्या होगा। यदि ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी का आपस में क्रॉस करवा देते हैं, ठीक है, तो क्या बनना चाहिए? बनना यही चाहिए मेंडल के नियम के अनुसार कि ब्लड ग्रुप ए वाला जो है ये प्रभावी लक्षण है ना, और बी अप्रभावी होगा। तो प्रभावी लक्षण ही प्रकट होना चाहिए, यानी कि ब्लड ग्रुप ए वाले ही बच्चे पैदा होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये आरबीसी में ए भी रहता है और ब्लड ग्रुप बी भी रहता है, ब्लड ग्रुप ए भी रहता है, ब्लड ग्रुप बी भी रहता है, ब्लड ग्रुप ए बी बी, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी। अब ये ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? तो अब ये जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो बन जाता है ब्लड ग्रुप ए बी। कौन सा बन जाता है? तो वो बन जाता है ब्लड ग्रुप ए बी। इसी को बोलते हैं सहे प्रभाविता। ठीक है, इतना समझाने के लिए आपको बताया गया कि F1 पीढ़ी, जो F1 पीढ़ी के दोनों जनक, ठीक है, F1 पीढ़ी के दोनों जनकों से मिलती जुलती रहती है। ठीक है, F1 पीढ़ी जो है, F1 पीढ़ी की जो संतति है वो दोनों जनकों से, F1 पीढ़ी की संतति दोनों जनकों से मिलती जुलती रहती है। यही होता है सह प्रभाविता को डोमिनेंस, है ना। यानी कि जो आपके ब्लड ग्रुप का जीन है, ठीक है, ब्लड ग्रुप का जो जीन है उसके 3 एलील होते हैं, है ना। ब्लड ग्रुप इसके जीन है तो इसके जीन होंगे तो इसके एलील भी होंगे। ठीक है, इसके 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई। ठीक है, समझना, आई ए, आई बी और आई। जो आई ए और आई बी हैं ये विशेष प्रकार की शर्करा उत्पादन करते हैं। ठीक है, लेकिन आई विशेष प्रकार की शर्करा का उत्पादन, कोई भी शर्करा का उत्पादन आई नहीं करता है। ठीक है, यानी कि आई यहां पे बोल सकते हैं ये अप्रभावी है। तो अगर हम आई ए और आई आई लिखेंगे तो क्या होगा? आई ए है तो ए प्रकार की शर्करा बनाएगा ही, बताओ बनाएगा कि नहीं? बनाएगा। लेकिन आई वाला कोई शर्करा ही नहीं बनाएगा, कोई शर्करा नहीं बनाएगा, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? ब्लड ग्रुप बनेगा ए। कैसा ब्लड ग्रुप बनेगा बताओ? ए बनेगा या नहीं? है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सिंपल और कहीं कुछ हो ही नहीं सकता है ना। इसी तरह बी ब्लड ग्रुप कर दो, आई बी, देखो उल्टे हाथ से लिख दो, आई बी, ओ भाई नहीं लिख गए, और आई, क्या बनेगा? बी तो ब्लड ग्रुप बना ही लेगा, लेकिन आई तो कोई शर्करा नहीं बनाता है। ठीक है, ये सिंपल है। और हमें पता है जीन कैसे होता है, जीन द्विगुणित होता है ना, 2 में रहता है, 2 भागों में रहता है। ठीक है ना। बताओ आया समझ में? तो यहां पे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि जब आई ए और आई बी, क्या है कि जब आई ए और आई बी दोनों उपस्थित हों,
तो दोनों ही अलग अलग प्रकार की शर्करा बनाते हैं। जब IA और IB जीन दोनों उपस्थित हों तो दोनों ही अलग अलग प्रकार की शर्करा बनाते हैं, और इसी कारण से RBC में A और B दोनों प्रकार की शर्कराएं होती हैं, और यही घटना सहप्रभाविता कोडोमिनेंस कहलाती है। ठीक है, यानी कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, दोनों प्रकार की शर्कराएं हैं, शर्करा ए शर्करा बी, शर्करा ए शर्करा बी। ठीक है, जब आरबीसी के अंदर दोनों प्रकार की शुगर है, शुगर ए और बी, तो क्या होगा, ये सह प्रभाविता को दर्शाएगा, कोडोमिनेंस को दर्शाएगा, है ना। दोनों अपना प्रभाव दिखा रही हैं और एक नया लक्षण आ रहा है, यही होता है सह प्रभाविता। ठीक है, ये सह प्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें, ठीक है, इसको यहां से लिख लो कि सह प्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी में दोनों जनकों से, F1 पीढ़ी में संतति नहीं लिख गया, F1 पीढ़ी में संतति दोनों जनकों से मिलती जुलती रहती है। अब इसका किरण आरेख देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको देखो, मिटा दूं, देखो किरण आरेख कैसा होगा। जैसे हमारे पास है IA है, ठीक है, सॉरी A ब्लड ग्रुप है और B ब्लड ग्रुप है। इन दोनों का जीनोटाइप यदि देखोगे तो क्या होगा, IA और IA, इनके युग्मक अलग होंगे। फिर यहाँ क्या होगा, IB और IB। पुनेट के चकरबोर्ड से कर लो या फिर इसका किरण आरेख खींच लो। ठीक है, पुनेट का चकरबोर्ड से ऊपर की तरफ नर को रखा जाता है, नीचे की तरफ मादा को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, IA IA, यहाँ पे क्या लिखोगे, IB IB। मैच कराओ, क्या होगा, IA IB, इसको मैच कराओ, IA IB, इससे इसको मैच कराओ, IA IB, इससे इसको मैच कराओ, IA और IB। तो यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, बताओ, कुछ समझ आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ दिमाग के अंदर घुस रहा है, हैं? यहाँ पर बनेगा ब्लड ग्रुप AB। यानी कि ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नए ब्लड ग्रुप का निर्माण कर देते हैं, जो होता है ब्लड ग्रुप AB। और यही जो क्रिया होती है आपस में, ये कहलाती है कोडोमिनेंस, यानी कि सह प्रभाविता, है ना। हमें पता है कि ब्लड ग्रुप A, है ना, एक विशेष प्रकार की शर्करा का निर्माण करता है, शर्करा को अभिव्यक्त करता है, ठीक है, आरबीसी के अंदर। और ब्लड ग्रुप बी एक विशेष प्रकार की, ए और बी। ठीक है, जब ए और बी आपस में मिल जाता है तो वो भी एक नए प्रकार के शर्करा बना देता है, जिसको हम जानते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। किस नाम से, ब्लड ग्रुप ए बी। क्योंकि आपको पता है कि मनुष्य में जो जनसंख्या है वहाँ पर 3 प्रकार के, मतलब ब्लड ग्रुप मनुष्य, सॉरी, जो जनसंख्या के आधार पर हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप 3 वो एबीओ प्रकार का होता है, सॉरी 3 नहीं, एबीओ प्रकार का होता है। और जो मनुष्य के उसमें देखेंगे तो वो एबी प्रकार का होता है ना। अब जब जनसंख्या के हिसाब से देखो, इसका जीनोटाइप होता है कि एबीओ रुधिर वर्ग का जीनोटाइप, है ना। देखो इसको डोमिनेंस है, मिटा दें इसको, बताओ, चलो लिखना हो तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, इसको लिख लेना। है ना। अभी देखो कि एबीए रुधिर वर्ग के जीनोटाइप हम देखते हैं, क्या देखते हैं, एबीओ रुधिर वर्ग का जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप यदि निकालोगे तो सबसे पहले एक जनक आप 1 लोगे, है ना, जनक 1, एंड फिर आप जनक 2 भी लोगे। ठीक है, जब जनक ए और जनक बी मिलेगा तो आपको बनेगी संतति का जीनोटाइप, आप बना पाओगे। ठीक है, और जब संतति का जीनोटाइप बनेगा तो आपको रुधिर वर्ग के बारे में भी ज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो रुधिर वर्ग के बारे में ज्ञात हो जाएगा। हमारे पास जनक ए
ए ब्लड ग्रुप वाला है और जनक बी भी ए ब्लड ग्रुप वाला ही है, तो इसका संतति का जीनोटाइप क्या होगा? आई ए और आई ए। इसका रुधिर वर्ग क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, जनक ए आई ए है और जनक जो 2 है सेकंड है वो आई आई है। ठीक है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? आई ए आई आई। क्योंकि हमें पता है जो आई है वो किसी भी प्रकार का शर्करा का उत्पादन नहीं करती है, इसलिए ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप होगा ए। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ब्लड ग्रुप ए। इसी तरह जनक बी का देख लो, बी है, ये बी है, तो क्या होगा? आई बी और आई बी। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। ये क्या है? आई बी है और ये क्या है? आई आई है। क्या बनेगा? आई बी और आई आई। क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, एंड थर्ड, यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप, पिता का ब्लड ग्रुप ए और माता का ब्लड ग्रुप बी, क्या बनेगा? आई ए और आई बी। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? आई ए बी, सॉरी ए बी ब्लड ग्रुप। यदि पिता का ब्लड ग्रुप बी है, माता का ब्लड ग्रुप ए है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? आई ए और आई बी। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी, है ना। 7 प्रकार के जीनोटाइप निकलते हैं, 3 3 6 1 7। अब यदि आई आई है, ठीक है, उसके आरबीसी के ऊपर कोई भी शर्करा नहीं है, उसके भी आरबीसी के ऊपर कोई भी शर्करा नहीं है, तब ऐसी स्थिति में इन दिस कंडीशन जो आपका ब्लड ग्रुप बनेगा वो बनेगा ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा? ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, हमें पता है कि ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है, ठीक है, और ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो यूनिवर्सल डोनर होता है ये जो है ओ ब्लड ग्रुप, और यूनिवर्सल रिसीवर है ना, यूनिवर्सल जो है रिसीवर कौन सा होता है? तो यूनिवर्सल रिसीवर होता है ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये समझ गए। अब क्या होता है? अब अगर आप लोग एक चीज जानते हो, ब्लड ग्रुप के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा ए प्लस माइनस, है ना, आर एच फैक्टर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर एच फैक्टर। ठीक है, तो जो है कार्ल लैंड स्टीनर जो थे, है ना, और कुछ वैज्ञानिक, उन्होंने आर एच फैक्टर की खोज किया था। एक रईसस नामक बंदर होता है, कौन सा? रईसस। जो रिसस नामक बंदर होता है उसी में आर एच फैक्टर को खोजा गया। ठीक है, आर एच पॉजिटिव का मतलब होता है आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, और आर एच निगेटिव का मतलब होता है कि आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यदि आप लोग आर एच वाला वीडियो नहीं देखे, ब्लड ग्रुप वाला, अगर इसको पूरा जानना है ना, आर एच फैक्टर क्या है वो है, तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा। देखिए, बिल्कुल सिंपली आप जो है गूगल यूट्यूब पे जाइएगा, है ना, सर्च करिएगा ब्लड बाई बायो अमन। ठीक है, ब्लड बाई बायो अमन, आपको पहला दूसरा ये वीडियो देखो मिल जाएंगे। ठीक है, देख लो अच्छे से, तो यहाँ पे सर्च करके आप लोग देख सकते हैं, और भी ऐसे ही वीडियोस हमारे आप देख लिया करिए। ठीक है, कहीं भी भटकने टहलने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। क्लियर है? अब हम लोग देखने वाले यहाँ पर देखो, मेंडल के जो विचलन थे वो खत्म हो गए, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता खत्म हो गया। अब आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है ना, वो आता है द्विजीन की वंशागति। ठीक है, और 2 जीन की वंशागति यानी कि डुअल हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसी में मेंडल का तीसरा नियम छुपा है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसको मिटा देते हैं और फिर हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, चलिए लिख सकते हैं इसको, मैं साइड हटता हूं। अब हम लोग देखेंगे मेंडल का तृतीय नियम, जो कि 2 जीन की वंशागति पर आधारित है, जिसको हम लोग जानते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें मेंडल ने किया क्या? तो मेंडल थे होशियार, है ना,
मेंडल ने जो प्रथम नियम दिया और द्वितीय नियम दिया उसमें सिर्फ एक ही जोड़ी के विपरीत लक्षण के बीच आपस में क्रॉस करवा दिया, लेकिन इसमें मेंडल ने दो जोड़ी लिया, ठीक है, दो जोड़ी लक्षणों के विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस करवाया, ठीक है। ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। किस पर? तो द्विसंकर संकरण प्रयोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें मेंडल ने किया क्या? तो इसमें मेंडल ने दो जोड़ी लक्षण को लिया, ठीक है, दो जोड़ी लक्षण। तो इसमें से एक लक्षण होगा प्रभावी, मेंडल लेते हैं, और दूसरा लक्षण लेते हैं अप्रभावी, ठीक है। तो दो जोड़ी लक्षण कौन से लेते हैं? तो पहला लेते हैं बीज का रंग और दूसरा लेते हैं बीज का आकार, है ना। क्या हुआ? तो पहला हो गया आपका, मेंडल ने ले लिया बीज का आकार, है ना, कि आखिरकार जो बीज है वो कैसा है। और सेकंड जो लक्षण ले लिया वो ले लिया बीज का रंग। तो बीज का आकार में जो प्रभावी लक्षण है वो है गोल, क्या है? गोल, राउंड जिसको बोलते हैं। और इसका अप्रभावी है, क्या है वो है झुर्रीदार, ठीक है। इसी प्रकार से इसका बीज का रंग कैसा है? प्रभावी लक्षण पीला, ठीक है, और अप्रभावी लक्षण क्या है? हरा। तो मेंडल का प्रथम नियम प्रभाविता के अनुसार क्या होगा कि जो इसमें से लक्षण में जो भी बच्चे बनेंगे, जो भी संतति बनेगी, उनमें से केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होने चाहिए। लेकिन होता क्या है, प्रभावी और अप्रभावी दोनों स्वतंत्र रूप से, जैसे गोल जो है हरा के साथ मिल गया, लेकिन गोल को हमेशा पीला के साथ ही होना चाहिए था, क्योंकि गोल और पीला प्रभावी हैं। तो इसमें इसीलिए तो इसको बोला है, इसमें लक्षण स्वतंत्र थे। क्या थे? स्वतंत्र थे। कोई लक्षण किसी से भी मिल रहा था, जैसे झुर्रीदार है उसको हरे से ही मिलना चाहिए, लेकिन झुर्रीदार हरा भी बना रहा था, ठीक है। इसीलिए इसको बोला गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब मेंडल कराते क्या है, इन दोनों लक्षणों के बीच आपस में क्रॉस करवाते हैं। ये हो गया स्मॉल और स्मॉल आर, ठीक है। प्रभावी लक्षण नर हो गया, ये मादा हो गया, ठीक है। इधर देखो, कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल वाई का आपस में जो क्रॉस होता है वो होता है स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इन्हीं के बीच में आपस में क्रॉस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, इस ये दोनों जीन है ना, इनसे युग्मक मिलेगा, क्या मिलेगा? कैपिटल आर। इन दोनों से युग्मक क्या मिलेगा? कैपिटल वाई, ठीक है। इन दोनों से युग्मक क्या मिला? स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब अगर इन दोनों को आपस में आप मिला दोगे, क्या करोगे कि इन दोनों को यदि आप आपस में मिला दोगे तो क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये दोनों प्रभावी लक्षण थे, ये दोनों अप्रभावी हैं, छुप जाएंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये क्या है? तो ये है F1 पीढ़ी। सभी कैसे पौधे हैं? तो सभी जो है गोल पीले, सभी गोल पीले पौधे हमको प्राप्त हुए, ठीक है। यानी कि यहां पर केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिले, ठीक है। F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को हमको मिलते हैं, ठीक है। जबकि यहां पर जो कैपिटल आर स्मॉल आर होता है वो होता है संकर गोल, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई होता है संकर पीला, क्योंकि इसके साथ हरे का लक्षण भी है, ठीक है। अब इन्हीं आपस के बीच मेंडल बोलते हैं, इनके बीच आपस में स्वपरागण करा दो, ठीक है। इनके आपस में स्वपरागण करा दो। जब स्वपरागण कराया तो इसको हमने बोला मतलब ये नर हैं, ठीक है। स्वपरागण कराओ कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हुआ नर, ठीक है। अब एक और मादा भी होगा ना, तभी तो क्रॉस होगा। स्वपरागण हुआ इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अभी को समझना, ये इसको अलग करो, कैपिटल आर
स्मॉल आर, फिर इसको अलग करो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको मिलाओ क्या आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर मिलाओ क्या आया कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर मिलाओ क्या आया स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर मिलाओ क्या आया स्मॉल आर स्मॉल वाई। 4 जो है संतानें मिली, ठीक इसी प्रकार 4 संतानें इसमें भी मिली, कैपिटल आर कैपिटल वाई है ना, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इन्हीं के जो लक्षण हैं इन्हीं लक्षणों को क्या किया गया पुनेट के चकर बोर्ड में रखा गया और लक्षणों को देखा गया, F1 F2 पीढ़ी प्राप्त की गई। तो पुनेट का चकर बोर्ड बनाया गया, इनको और इनको आपस में क्रॉस करवाना होगा। कैसा, इनको और इनसे ये चारों को, फिर इनसे ये चारों, फिर इनसे ये चारों, फिर इनसे ये चारों को क्रॉस करवाया गया। ठीक है, तो भाई क्रॉस करवाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, जटिल पड़ जाता है, तो बना देते हैं पुनेट का चकर बोर्ड, है ना। पुनेट अपने बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे और इन्होंने चकर बोर्ड बना करके हम सभी लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर गए, है ना। अगर आज की डेट में पुनेट मिलते हैं तो मैं आप सभी लोगों को उनसे ज़रूर मिलवाता, है ना। मिलने जाते कि नहीं, तुम लोग पुनेट से मिलने में इंटरेस्ट ही ना रखते, है ना भैया। अरे हमको सब पता है, ठीक है, आज की डेट में मुझे पता है तुम लोग किससे मिलने में इंटरेस्ट रखते हो। ऊपर नर नीचे मादा, रखो लक्षण कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। रख दिए लक्षण। अब इन लक्षण को आपस में मिलाओ, जैसे पृथक्करण के नियम में मिलाते थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नियम में आप मिलाते थे। मिला दो लक्षण, बिल्कुल सिंपल, दुनिया का सबसे सिंपल, है ना, लक्षण मिलाने वाला। मिलाओ कैपिटल आर, क्या लिखो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर लिखो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल, ये देखो, ठीक है। तो अब मैं इनको लिख देता हूं, आप लोग इनको देख करके मिला सकते हो। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल स्मॉल आर स्मॉल आर। ये देखो इतने लक्षण हमको देखने को मिले, इतनी संतानें पैदा हुई, ठीक है। लेकिन मेंडल का प्रभाविता का नियम बोल रहा था कि जो लक्षण जा रहे थे आगे वो केवल प्रभावी लक्षण ही आपस में प्रभाव दिखा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में सभी लक्षण स्वतंत्र थे, ठीक है। झुर्रीदार के साथ हरा मिल रहा है, लेकिन गोल के साथ भी हरा मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है ये है F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी, तो ये है F2 पीढ़ी। और F2 पीढ़ी में लक्षण 9:3:3:1 के अनुपात में लक्षण प्राप्त होते हैं। ये है इसका फिनोटाइप, ठीक है। 9 देखो कैपिटल आर क्या होता है, तो ये होता है गोल, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या होता है, पीला, ठीक है। तो फिनोटाइप में यदि कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई या फिर कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये दोनों होंगे तो हम यही बोलेंगे गोल और पीला, क्योंकि ये अप्रभावी हैं, है ना। गोल और पीला, गोल और पीला, गोल और पीला, गोल और पीला। फिर देखो गोल तो है पीला भी है, ठीक है। गोल तो है लेकिन पीला नहीं है, ये क्या है, तो ये गोल है लेकिन स्मॉल वाई हरा है, तो ये गोल तो है लेकिन हरा है, ठीक है। फिर गोल और पीला, फिर कैपिटल आर कैप्स, ये गोल और हरा, ये भी गोल होगा और हरा होगा, ठीक है। फिर देखो गोल और पीला मिल गया, गोल और पीला, फिर कैपिटल आर गोल हुआ, ये भी गोल और पीला। फिर देखो गोल और पीला
लक्षण मिलाओ कितने, गोल और पीला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लक्षण कौन से मिले, गोल पीला बीज पत्र वाले पौधे के मिले 9 संतानें। ठीक है, अब देखो गोल और हरा और गोल है ये, और स्मॉल वाई हरा है। ठीक है, 1 2 3 संतानें मिली किसकी, गोल और हरा की। ठीक है, गोल और हरा की। अब देखो ये क्या है, झुर्रीदार और पीला, है ना, झुर्रीदार और पीला, फिर झुर्रीदार और पीला, फिर झुर्रीदार और पीला, तो फिर 3 संतानें किसकी मिली, तो वो मिली हमारी झुर्रीदार और पीला की। ठीक है, झुर्रीदार पीला, फिर एक संतान मिली झुर्रीदार और हरा, एक संतान कैसी मिली, वो मिली झुर्रीदार हरा। सभी लक्षण स्वतंत्र थे। यदि मैं इसको बोलूं आप इसका जीनोटाइप बनाओ, तो क्या आप लोग बना सकते हो। ठीक है, जीन के लेवल पे कि कौन शुद्ध गोल है, कौन संकर गोल है, कौन संकर पीला है, कौन शुद्ध पीला है। ठीक है, ऐसा होता है जीनोटाइप। तो ये था आपका मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। और इसमें यदि आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि भिन्न भिन्न लक्षणों के कारक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न जो लक्षण हैं, इन लक्षणों के जो कारक हैं ना, वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। एक लक्षण का कारक दूसरे लक्षण के कारक को कभी भी प्रभावित नहीं करता है। एक लक्षण का कारक दूसरे लक्षण के कारक को कभी भी प्रभावित नहीं करता है इस नियम में, लेकिन प्रभाविता का नियम में प्रभावित कर रहा था। ठीक है, स्वतंत्र रूप से वो अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। यही है मेंडल के प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये है ना। इतना लिखना है, इसके बाद ये किरण आरेख बना देना है, फुल में फुल नंबर आपको मिल जाएंगे, है ना, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आज आप लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया है। मेंडल के प्रभाविता का नियम भी समझा पिछली क्लास में, पृथक्करण भी समझा, स्वतंत्र अभ्यूहन भी समझ लिया, यानी कि मेंडल के तीनों नियम आप लोग समझ चुके हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।